बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर शहजाद अशरफ फ्रॉम द चैनल टॉप स्पॉट फिज़िक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूएचएस टॉपिक वाइज पास पेपर विद द सॉल्यूशन फ्रॉम 2008 टू 2019, यानी 2008 से लेकर 2019 तक यूएचएस के पास पेपर्स में टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस बताता चलूँ। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एमडी कैट की प्रिपरेशन की फ़ेज़ में है और दे आर ऑलवेज़ वरीड अबाउट कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे या किस तरह के क्वेश्चंस आते रहे हैं, और बहुत सारे लोग उनको मिस गाइड करते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि वो ऐसे टॉपिक्स को प्रिपेयर करते रहते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस वीडियो में आपको बताता चलूँ कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज पास पेपर। भाई टॉपिक वाइज पास पेपर की बात करने का क्या मतलब है? तो बेटे नॉर्मली क्या है, ईयर वाइज बच्चों को पास पेपर अवेलेबल हैं। जैसे 2019 का पेपर अवेलेबल हो जाएगा, 2018 का, 2017 का, ऐसे पेपर्स अवेलेबल हैं और वो फुल पेपर्स हैं और उसमें आपको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करना बड़ा मुश्किल है। तो फिर कुछ जगह आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज पास पेपर्स भी मिल जाएंगे, बट उनके सॉल्यूशंस नहीं होंगे, जस्ट आंसर्स गिवन होंगे। तो इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि ना सिर्फ हम लोग टॉपिक वाइज पास पेपर्स देखेंगे बल्कि हम लोग उनके आंसर्स की भी बात करेंगे, और ना सिर्फ आंसर्स बल्कि हम लोग सॉल्यूशंस और सॉल्यूशन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स हैं, मतलब उस टाइप के और क्वेश्चंस आ जाएँ तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, तो वो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग एमडी कैट पास पेपर्स फ्रॉम 2008 टू 2019। तो आज हम लोग जिस यूनिट की बात करेंगे वो यूएचएस का यूनिट नंबर 1 है, जिसमें आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक शामिल है। ठीक है, सिलेबस क्या है, वो सिलेबस चूँकि नॉर्मली चेंज होता रहता है, बट 2019 के करिकुलम के मुताबिक जो पास पेपर्स बन रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि मैंने बोला हम लोग 13 इयर्स के पेपर जो हैं, प्रीवियस 13 इयर्स के पेपर जो हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन मेजरमेंट के टॉपिक से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें ये है कि हम लोग जो मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन है यानी 2019 के क्वेश्चन हम लोग पहले देखेंगे, फिर 2018, फिर 17 और इसी तरह, और विद द सॉल्यूशंस। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2% एंड 3%। द टोटल अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटीज़ मालूम करने की। तो मैंने बोला ना सिर्फ हम सॉल्यूशन बल्कि हम लोग ट्रिक्स में भी बात करेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग दो क्वांटिटीज़ को करें ऐड या दो क्वांटिटीज़ को करें हम लोग सब्ट्रैक्ट, तो जब भी हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कोई ना कोई फाइनल आंसर आएगा। तो वो जो फाइनल आंसर आएगा, कोई पूछे आपसे उसमें कितनी अनसर्टेनिटी होगी, तो इसका बड़ा सिंपल सा सलूशन है कि जब भी आप क्वांटिटीज़ को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो वो जो फाइनल आंसर है उसमें टोटल अनसर्टेनिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए आपने सिंपली ऐड कर देना है किसको भला, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को। भाई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ क्या है वो आप पढ़ चुके हो, लीस्ट काउंट को हम लोग बोल रहे होते हैं। तो पहला रूल सीख लें कि जब भी क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी तो पूछे फाइनल आंसर में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, तो उसके लिए आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर लेना है। अब मैं दूसरा रूल आप लोगों को बता रहा हूँ कि व्हेन एवर क्वान्टिटीज़ आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, भाई जब क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हों या क्वांटिटीज़ क्या हो रही हों, डिवाइड हो रही हों, भाई तब भी तो कोई ना कोई फाइनल आंसर आएगा ना। फाइनल आंसर में कितनी अनसर्टेनिटी होगी वो हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो बेटे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का रूल ये है कि जब भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो जो फाइनल आंसर आएगा, भाई कोई पूछे उसमें कितनी अनसर्टेनिटी होगी, तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, यू विल हैव टू ऐड परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को आपने क्या करना है, ऐड कर देना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देना है। तो दो रूल सीख लें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करोगे, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जी इस क्वेश्चन में क्या है। वो आपसे पूछ रहा था टोटल अनसर्टेनिटी इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़। तो बच्चों एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें, सो दैट इज़ एक्चुअली लेंथ मल्टीप्लाई बाय
विड्थ। तो देखें यहाँ पे क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं, तो बेटे देखो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास जो रूल यूज़ होगा वो मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ होगा। और मैंने अभी बताया कि जब भी क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर लेना है। तो चलें हम लोग सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा 5%। और रूल मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब भी क्वांटिटीज़ जो हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी करेंगे, बट यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए बेटे आपको रूल यूज़ करना है। तो ये देखें आप लोगों के पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। So this will be a total uncertainty in the area of the rectangle, that is equal to the percentage uncertainty in length plus percentage uncertainty in the width। क्योंकि बेटे चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि जो भी उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको ऐड करो। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब लेंथ में उसने बताया हुआ है 2% है, विड्थ में बताया हुआ है 3% है, तो वो टोटल 6% मालूम कर लेंगे, जो कि सही आंसर नहीं होगा। तो जो भी पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे लेंथ इन्वॉल्व है और विड्थ इन्वॉल्व है, तो दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आपको पता है, तो उसका ट्रिक यही है कि आपने सिंपली परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देना है। तो 2% और 3% को ऐड करेंगे, सो यू विल गॉट द आंसर 5%। अच्छा, अब एक और यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, सम टाइम क्वान्टिटीज़ जब डिवाइड हो रही होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डेंसिटी का फार्मूला लिखूं, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, और बाद का डाटा में फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको बता दे कि जो मैस में अनसर्टेनिटी है वो 4% है, जो वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी है वो 2% है। बताओ डेंसिटी में अनसर्टेनिटी कितनी होगी? तो बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसे ही वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, मैथ्स में अनसर्टेनिटी 4% और वॉल्यूम में 2%, दोनों को डिवाइड करके वो आंसर मालूम कर लेते हैं 2%, जो कि गलत आंसर है। भाई क्यों गलत आंसर है? भाई बेटे देखो, जब हम डेंसिटी मालूम कर रहे हैं तो डेंसिटी के लिए हमें दो क्वान्टिटीज़ को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवीजन का मैंने रूल बताया कि जब भी आप क्वान्टिटीज़ को डिवाइड करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा, जैसे डेंसिटी का कुछ ना कुछ फाइनल आंसर आ रहा होगा, तो उसमें टोटल कितनी अनसर्टेनिटी होगी। तो उसके लिए मैंने बताया रूल क्या है, भले मल्टीप्लाई हो रहे हो भले डिवाइड हो रहे हो, तो जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ होंगी इन्वॉल्व उनको ऐड करना है आपने। तो इसका मतलब है यहाँ पे डिवाइड नहीं करना, डिवीजन का रूल यही है कि जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हैं उन्हें ऐड कर लें। तो 4% को और 2% को ऐड करें तो बेटे जो डेंसिटी में अनसर्टेनिटी आएगी वो 6% होगी। तो होपफुली आपको अनसर्टेनिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी कि अनसर्टेनिटीज़ जो हैं उनको कैसे, क्या ट्रिक्स हैं और कैसे सॉल्व करना है। तो चलें जी बेटे नेक्स्ट, ये 2019 का पास पेपर का क्वेश्चन था। तो अब हम लोग आ रहे हैं 2019 का ही आया हुआ एक और क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ द वायर इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज with a least count of 0.01 millimeter, then which of the following reading will be correct? कुछ आंसर्स दिए हुए हैं। अच्छा, अब आपको आंसर्स बताएंगे कि आपको किस हिसाब से जो है वो कैलकुलेशंस करनी है। जैसा कि आप लोग बात देखो, आंसर्स में जितने भी यूनिट्स हैं ना वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में दिए हुए हैं, जबकि अगर हम लोग लीस्ट काउंट पे गौर करें तो बेटे लीस्ट काउंट देखो किस में दिया हुआ है, मिलीमीटर में। एक बात याद रखिएगा, जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो 1 ईयर कैलिपर है, चलें 1 ईयर कैलिपर की बात कर लेते हैं, इसका लीस्ट काउंट बेटे आप लोगों को पता है 0.01 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जब भी आप 1 ईयर कैलिपर से रीडिंग लोगे ना और आप उसको सेंटीमीटर में मेजर करोगे तो ये डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स प्रोवाइड कर सकता है। मतलब अगर आपकी बुक का क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट है, बल्कि 3 स्टूडेंट हैं, वो लेंथ ऑफ द नीडल मेजर कर रहे थे, जिस स्केल से मेजर कर रहे थे दैट वाज 1 मिलीमीटर। तो बताएं कौन सा स्टूडेंट का आंसर सही है, जबकि आंसर जो हैं वो मिलीमीटर में नहीं दिए हुए थे बल्कि मीटर में दिए हुए थे। मतलब वो आपको कह दे कि एक आंसर है 2.415,
दूसरा आंसर है 2.4156 लेट से, और एक और आंसर है लेट से 2.41 है। मतलब ये तीन ही मैं आंसर कर लेता हूँ। तो बेटा ये सारे आंसर्स मीटर में दिए हुए हैं, जबकि लीस्ट काउंट किस में दिया हुआ था, आपको मिलीमीटर में दिया हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि आप लीस्ट काउंट को भी मीटर में कन्वर्ट कर लो। भाई मिली का मतलब 10 की पावर -3 है, तो 10 की पावर -3 का मतलब है, अब मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, देखिएगा ज़रा। आपके पास बच्चों लीस्ट काउंट उसने बताया था 1 मिलीमीटर। भाई 1 मिली की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। लें जी, ये हमारे पास मीटर में आ गया आंसर। या इसको फर्दर मॉडिफाई करेंगे, सो दिस विल बी 0.001 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग इससे रीडिंग मैयर करेंगे और हम रीडिंग मीटर में मैयर कर रहे होंगे तो ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स दे रहा होगा। तो जब भी आप आंसर्स मीटर में लिखोगे, जैसा कि वो बोल दे 2.41 मीटर है, शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, 2.415 मीटर है, ठीक है, और एक है 2.4156 मीटर है। आपसे पूछा जाए कौन सा आंसर सही है, तो बेटे देखो जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया है तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3। तो आपको वो आंसर चूज़ करना है जिसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रहे होंगे। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो बेटे आप लोगों को लीस्ट काउंट कितना गिवन है, लीस्ट काउंट गिवन है 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। ओके, इसका मतलब एक बात तो ऑब्वियस है कि जब भी हम लोग रीडिंग मिलीमीटर में मैयर करें तो ये डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स दे सकता है। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बीटा को देखें तो ये रीडिंग मिलीमीटर में, लेकिन ये तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स दे रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारा सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम रीडिंग मैयर मिलीमीटर में मैयर करें तो हमारे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए थे, यहाँ पे 4 डिजिट्स आ रहे हैं। अब 2 ही कन्वर्ट, मैंने बोला आंसर को देख के आपको कन्वर्जन करना पड़ेंगे। मिलीमीटर तो देख लिया, अब आपके बाकी सारे आंसर सेंटीमीटर में है। तो इसका मतलब है अब आपको लीस्ट काउंट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अगर हम लोग रीडिंग सेंटीमीटर में मैयर करें तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए। तो अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूं तो लीस्ट काउंट बेटे 0.01 मिलीमीटर है। तो आप लोग मुझे बताइएगा ये जो 0.01 मिलीमीटर है, क्या इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, यानी 10 की पावर -3 होता है मिली, तो 10 की पावर -1 अलग से लिख लो और साथ में 10 की पावर -2 अलग से लिख लो। मिली था ना -3, तो उसको मैंने -1 और -2 लिख लिया। तो बेटे आप लोगों को पता है ये जो 10 की पावर -2 प्रीफिक्स है ये सेंटी के बराबर होती है, तो इसकी जगह सेंटी लिख दें। ये लें, ये आ गया सेंटीमीटर। बाकी क्या बचा, बाकी ये वाली आपके पास जो है वो कैलकुलेशन बच रही है, 0.01 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1। तो 10 की पावर -1 की वजह से एक डेसिमल और लेफ़्ट पे ले जाएं, तो ये बनेगा आप लोगों के पास 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग रीडिंग सेंटीमीटर में मैयर करें तो बेटे आप लोग देख सकते हो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, 3। यह है 0.001 सेंटीमीटर। तो वो आंसर जिसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं वो हमारा राइट आंसर होगा। तो अल्फ़ा तो नहीं हो सकता, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। बीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं हमारी लिस्ट से, जो चार्ली है वो भी नहीं होगा क्योंकि उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं सेंटीमीटर में मैयर करें तब। तो हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है जिसमें सेंटीमीटर में मैयर कर रहे हैं और डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो डेल्टा होगा, देख सकते हैं। और सोल्यूशन आप लोग देख लें, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ 0.01 मिलीमीटर, और जिसको हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर बनेगा। और इसका मतलब ये होगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये डेसिमल के बाद जो है, ये डेसिमल के बाद बेटे 3 डिजिट्स प्रोवाइड कर सकता है। तो वो आंसर जिसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं वो वाला हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। तो होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ये 2018 पे हम लोग आगे जी। ये कुछ बड़े सिंपल से क्वेश्चन भी आए हुए हैं, पास पेपर्स में याद रखिएगा कि सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चन ही नहीं होते, मतलब बड़ी बेसिक डेफिनेशन भी आई होती हैं, तो बेसिक चीज़ों को कभी इग्नोर नहीं करना आप लोगों को। द डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी आर measured by comparing them to the,
अवेलेबल साइज, स्टैंडर्ड साइज, ईच अदर विद द अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो बेटे आपको पता है जब भी हम लोगों को कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी मैयर करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लेंथ मैयर करना चाहते हैं, कोई एक हमारे पास रॉड है, उसकी हम लोग लेंथ देखना चाहते हैं, तो बोलो लेंथ को मैयर करने के लिए आप लोग स्टैंडर्ड साइज़ ही लाओगे ना, जो भी स्टैंडर्ड आपने माना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मीटर स्टैंडर्ड माना हुआ है तो आप मीटर रॉड लाओगे और उससे मैयर करना शुरू कर दोगे लेंथ। तो याद रखिएगा जब भी इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ का मैस मैयर करना है तो भाई मैस कैसे मैयर करोगे, जाहिर सी बात है उसका कंपैरिजन करोगे भाई अवेलेबल स्केल के साथ तो नहीं करोगे भाई, नहीं। ईच अदर भाई मैसेज का आपस में कंपैरिजन नहीं करोगे, दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ नहीं करोगे, हमेशा स्टैंडर्ड भाई किलोग्राम में मैयर करते हैं तो हम किलोग्राम के वेट्स जो हैं वो अप्लाई करके चेक करेंगे कि ये मैस कितने किलोग्राम बन रहा है। तो याद रखिएगा जब भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम लोग मैयर कर रहे हैं सो दे आर ऑलवेज़ कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड साइज़। भाई स्टैंडर्ड बनाने का मकसद यही होता है कि हम लोग जब भी किसी चीज़ को मैयर करना पड़े तो सोल्यूशन देख सकते हैं द क्वांटिटीज़ आर ऑलवेज मैयर्ड बाय कंपेयरिंग दैम टू द स्टैंडर्ड। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा बीटा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बताया हमेशा क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, आसान क्वेश्चन भी होते हैं। तो आपको बेटे जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म में लिखना सीख लेना है। भाई कैसे लिखोगे मैं ट्रिक भी बता दूंगा, उससे क्या होगा जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो जब भी वो किसी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को बेस यूनिट्स में लिखना पूछे, जैसे बोले कि जैसे वर्क का यूनिट जूल है उसको बेस यूनिट में लिखो, फोर्स का यूनिट न्यूटन है उसको बेस यूनिट में लिखो, पावर का यूनिट वॉट है उसको बेस यूनिट में लिखो, तो कैसे लिखना है हम लोग ट्रिक भी देखने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लें जी, यहाँ पे वो फोर्स का यूनिट पूछ रहा है कि फोर्स को बेस यूनिट्स में लिखो। तो बेटे याद रखिएगा जब भी आप बेस यूनिट्स में लिखोगे ना तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपको कोई ना कोई फार्मूला जो पता है ना उसका वो आपने यूज़ कर लेना है। जैसे फोर्स का बड़ा फेमस फार्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। फोर्स का वैसे डिराइव्ड यूनिट्स तो सबको पता है, मैं यूनिट्स लिखने जा रहा हूँ दोनों साइड पे। फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो न्यूटन को बेस यूनिट्स में कैसे लिख सकते हैं, तो बेटे मैथ्स का यूनिट सारे बच्चों को पता है क्या है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट सबको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अगर हम न्यूटन को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिखें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा, या फोर्स के बेस यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेंगे। यानी ट्रिक यही है कि जिसके भी बेस यूनिट्स पूछे उसका फॉर्मूला लिख लें और उसके फॉर्मूले में आप लोग सिंपली यूनिट्स अप्लाई कर देंगे, सो देन यू कैन फाइंड द राइट आंसर। तो बेटे आप लोग देखें यहाँ पे हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन रहा है, तो ये हमारे पास ऑप्शन अल्फ़ा ही है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन अल्फ़ा। और सोल्यूशन आप लोग देख सकते हो जी। ठीक है, F=m में, और दोनों साइड पे यूनिट्स लिख दिए, मैस का किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द राइट आंसर विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 2017 द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मैयर्ड एक्यूरेटली। तो जैसे मैं आपको बता रहा था छोटी छोटी डेफिनेशन इग्नोर नहीं करना, ये भी पास पेपर्स या क्वेश्चन पेपर का हिस्सा होती हैं। तो ये रीसेंट पास पेपर ये आप लोग देख रहे हो। तो बेटे जिन क्वांटिटीज़ को हम एक्चुअली मैयर कर सकते हैं, एक्यूरेटली मैयर कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज़, दे आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो बेटे आप लोग जानते हो कि वो क्वांटिटीज़ जिनको हम एक्यूरेटली मैयर कर सकते हैं दे आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज़। मीन टू से ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें आप लोग को फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो राइट आंसर मिल जाएगा। आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिन क्वांटिटीज़ को एक्यूरेटली मैयर कर सकते हैं, या वो क्वांटिटीज़ जिन के ज़रिए हम लोग लॉज ऑफ फिज़िक्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। द क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड द फिज़िकल क्वांटिटीज़। सो ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर फिज़िकल क्वांटिटीज़ होगा और ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन आपके पास अवेलेबल है। चलें जी 2017 का ही आया हुआ एक और क्वेश्चन। ये 2017 जो पहला हुआ था उसके बाद 2017 में रिकंडक्ट भी हुआ था। तो ये 2017 में दो टेस्ट हुए थे एमडी कैट के, पहला टेस्ट हुआ था तो कैंसिल हो गया था और फिर रिकंडक्ट हुआ था। तो ये रिकंडक्ट नहीं, ये पहले वाले टेस्ट के क्वेश्चन हैं। तो देखिए एन ऑब्जर्वर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे हैं, एन ऑब्जर्वर नोट्स अ रीडिंग ऑफ द स्केल फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स वाइल मैयरिंग द लेंथ ऑफ द वायर, विच टाइप ऑफ एरर आर पॉसिबल। तो बेटे नॉर्मली जब भी हम लोग एरर्स की बात करते हैं ना तो एरर्स दो तरह के हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक हमारे पास सिस्टमेटिक एरर है और एक रैंडम एरर है। सिस्टमेटिक एरर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये सिंपली सिस्टम का एरर है और ये लीस्ट काउंट में ख़राबी की वजह से
ठीक है। ये मतलब सॉरी लीस्ट काउंट बोल रहा हूँ, ज़ीरो एरर होने की वजह से ये एरर हमारे पास राइज होता है। इसके अलावा जो हमारे पास रैंडम एरर है, रैंडम एरर हमने पढ़ा था कि भाई हमें वजह नहीं पता बट हमारा आंसर हर दफ़ा डिफरेंट आ रहा है। व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर सेम कंडीशंस देन दिस टाइप ऑफ एरर इज़ कॉल्ड द रैंडम एरर। भाई उसको रैंडम एरर बोलेंगे जब हर दफ़ा आंसर मुख्तलिफ आ रहा होगा। अब रैंडम एरर की वजूहात क्या हैं? तो भाई रैंडम एरर की वजह ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, मतलब हम लोगों, लेकिन याद रखिएगा सिस्टमेटिक एरर के अलावा हमारे पास जितने भी पॉसिबल एरर्स बनेंगे ना, दे विल लीड द आंसर टू द रैंडम एरर। मतलब फॉर एग्जांपल कोई पर्सन मिस्टेक कर रहा है, उसकी वजह से भी आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। तो पर्सनल एरर्स को भी हम लोग एक तरह का रैंडम एरर में ही कंसिडर करेंगे। तो अब वो डिफरेंट एंगल से उसकी जो है वो लेंथ्स मेजर कर रहा है, रीडिंग नोट कर रहा है डिफरेंट एंगल से वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द वायर। व्हाट टाइप ऑफ एरर आर पॉसिबल? अब भाई पर्सनल एरर हो सकता है, ठीक है, वो जो पर्सन है माइट भी पॉसिबल कि वो उसकी वजह से कोई एरर हो। और मैंने बताया सिस्टमेटिक ज़ीरो एरर के अलावा हमारे पास जितने भी एरर्स हैं ना, उनको हम लोग ट्रीट करते हैं एज ए रैंडम एरर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास रैंडम एरर। और ये आप लोग देख सकते हो कि द इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनल एरर विच कैन बी कंसिडर्ड एट रैंडम एरर। तो राइट आंसर विल बी द बीटा। चलें जी 2016, ये फिर से वही ट्रिक आ गया। वो आपसे पूछ रहा है द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कूलॉम एंड 1 कूलॉम इन टर्म्स ऑफ द बेस यूनिट्स इज़ इक्वलेंट टू। तो इसको बेस बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2 दफ़ा पास पेपर में रिपीट हुआ, एक और क्वेश्चन भी इस टाइप का आएगा। तो अब बेटे एक बात याद रखिएगा, चार्ज बेस क्वांटिटी नहीं है, जो है वो करंट बेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब कभी ये मत समझिएगा कि कूलॉम जो है वो बेस यूनिट है। भाई आपने बेस क्वांटिटी जब पढ़ी थी वहाँ पे कहीं भी आपने चार्ज नहीं पढ़ा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज का हमें फॉर्मूला ढूंढना है। मैंने बताया जब भी आपको बेस यूनिट्स बनाने हैं तो फॉर्मूला देख लो। तो बेटे करंट का बड़ा फेमस फार्मूला है आपके पास, I इज़ इक्वल टू क्यू ओवर टी। इट मीन्स अगर आप लोग चार्ज मालूम करने जा रहे हो, सो दिस विल बी इक्वल टू क्यू इज़ इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी। क्यू की वैल्यू लिखोगे सो दिस विल बी आई मल्टीप्लाई बाई टी। अब दोनों साइड पे यूनिट लिखते हैं, बोलो क्यू के यूनिट्स क्या होंगे? कूलॉम, ठीक है। करंट के यूनिट्स क्या होंगे? एम्पेयर। टाइम के यूनिट्स क्या होंगे? सेकंड। तो इसका मतलब है हम लोग कूलॉम की जगह पे एम्पेयर सेकंड लिख सकते हैं। देखो एम्पेयर भी बेस यूनिट है भाई, करंट बेस क्वांटिटी है, सेकंड भी बेस यूनिट है भाई। तब तक यूनिट्स लिखते जाना है जब तक वैल्यूज़ बेस यूनिट्स में ना आ जाए, क्योंकि उसने बोला हुआ बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिखे आंसर, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब लोग सोल्यूशन भी देख सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ द करंट आई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो इसी तरह से दोनों साइड के यूनिट्स लिखने, करंट के यूनिट एम्पेयर। अब ना एक चीज़ बेटे याद भी कर लो यहाँ पे कि जब भी कूलॉम आ जाए ना तो उसकी जगह हम लोग एम्पेयर सेकंड लिख सकते हैं। ये आप अपने माइंड में बिठा लो तो आपको बहुत सारी चीज़ों में आसानी हो जाएगी कि जब भी कूलॉम आएगा यानी चार्ज आएगा, चार्ज को बेस यूनिट्स में लिखना पड़े तो याद रखिएगा हम लोग बेटे एम्पेयर सेकंड लिख सकते हैं। तो ये याद कर लीजिएगा, काम आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2015 में आगे द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इन द बेस यूनिट्स। बाई टेम्परेचर के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, ठीक है। डिग्री है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, मुख्तलिफ तरह के यूनिट्स हैं। तो बेटे याद रखिएगा बेस यूनिट्स में जो टेम्परेचर का यूनिट है वो सबको पता है भाई, केल्विन में मेजर करते हैं हम लोग। सो द राइट आंसर विल बी 40। ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बेस यूनिट्स में हमारे पास टेम्परेचर का जो यूनिट है दैट इज़ केल्विन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जी जो मैंने बात की थी अगर आप उसको फॉलो करोगे तो बेटे ये वाला क्वेश्चन 2014 में आया। और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं जब आपने चीज़ें नहीं सीखी होती। सो दिस इज़ द टाइम टू लर्न द थिंग्स। तो बेटे यहाँ पे पूछ रहा है द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू। देखें अच्छी बात, उसने आपको फार्मूला भी बता दिया। अब टाइम शॉर्टेज से भी आपने बचना है। ई जो है उसने बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, फोर्स है, क्यू जो है वो चार्ज है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट बेस यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब नॉर्मली होता क्या है, बच्चों को जब सेकेंड ईयर के आ जाए ना क्वांटिटीज़, तो उनके बच्चों यूनिट्स बनाना बड़ा मुश्किल काम लगता है। तो अगर आप कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी। चलें इस क्वेश्चन से ही हम लोग स्टार्ट लेते हैं, तो बहुत आसानी है, ठीक है। ई इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू।
भाई आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बेस यूनिट लिखने हैं। भाई फोर्स के यूनिट तो न्यूटन है, भाई न्यूटन नहीं लिखेंगे। भाई न्यूटन की जगह अभी आप लोग पढ़ाए हो पहले, हम लोग ये ट्रिक सीखना है आपने कि आपने डायरेक्ट लिखने हैं। भाई आप वैल्यूज़ डायरेक्ट लिखोगे। भाई न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे? एम में, भाई मैस किलोग्राम में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और नीचे बच्चों आ रहा है हमारे पास चार्ज। हम लोग चार्ज के यूनिट्स लिख सकते हैं एम्पेयर सेकंड। मैंने बोला याद कर लीजिएगा, कूलम नहीं लिखना भाई, बेस यूनिट्स में लिखना है। तो बस लें जी, एम्पेयर को भी ऊपर ले जाएं, सेकंड को भी ऊपर ले जाएं। तो जो ही ऊपर लेके जाओगे सो द आंसर विल बी किलोग्राम मीटर एम्पेयर -1 सेकंड -3। तो जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आप बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हो कम टाइम में, जब आपको पता होगा कि कूलम को हम लोग बेस यूनिट में एज एम्पेयर सेकंड लिख सकते हैं और फोर्स के बेस यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हैं। तो चलें, राइट आंसर आ गया अल्फ़ा। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो F/Q है, फोर्स के भी देखें बेटे बेस यूनिट्स लिख दिए और चार्ज की जगह एम्पेयर सेकंड डायरेक्ट लिख दिया। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे राइट आंसर अल्फ़ा आ जाएगा। अब मुख्तलिफ़ तरह की आप लोग चीज़ें मालूम कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपको बोला जाए भाई वोल्टेज जो है, ठीक है, उसको बताओ बेस यूनिट्स क्या होंगे। जो वोल्ट है उसको बेस यूनिट्स में कैसे लिखोगे? अब फिर से बच्चे परेशान हैं। भाई मैंने बोला परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने फॉर्मूला ढूंढ लिया तो बात बन गई। भाई पोटेंशियल आपने पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। भाई ट्रिक सीख लोगे तो आसान है। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटे फोर्स आप लोग लिख चुके हो, क्या है भला? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे चीज़ों को, ठीक है। वोल्ट को बोले बेस यूनिट्स में लिखो तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स का आ गया। भाई डिस्प्लेसमेंट भी तो आना है ना, तो एक और मीटर आएगा तो बेटे ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। होपफुली क्लियर है। चार्ज की जगह लिखते हैं क्या भला? एम्पेयर सेकंड। लें जी, इन नो टाइम आप लोग आंसर तक पहुंच गए। सो द राइट आंसर विल बी किलोग्राम, मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ सो दिस विल बी द किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पेयर -1 सेकंड -3। सो दिस विल बी द राइट आंसर। तो बेटे वोल्ट को पूछ ले तो आप फौरी से, मैंने बताया कि बेस यूनिट्स की फॉर्म में चीज़ों को लिखना सीख लें। वर्क के वैसे भी याद कर ले, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखना चाहिए था, सॉरी। तो बाकी चार्ज की जगह एम्पेयर सेकंड लिखा और वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। तो भाई सेकंड ईयर के आपसे क्वेश्चन पूछे तो याद कर लीजिएगा, चार्ज वगैरह नॉर्मली इन्वॉल्व होता है, चार्ज एम्पेयर सेकंड, और बाकी आप बेसिक फॉर्मूले में जाके वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच सेट ऑफ प्रीफिक्सेस गिव द वैल्यूज़ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। द की वर्ड इज़ यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर भाई लो से हाई वैल्यूज़ की तरफ जाना है। तो इसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को बारी बारी इवैल्यूएट करना पड़ेगा और जो क्वेश्चन हमारा सही आंसर को लीड करेगा तो उसमें हम चले जाएंगे। जैसे हम लोग पिको ऑप्शन अल्फ़ा में देखें, पिको होता है 10 की पावर -12, भाई ठीक है, -12। मेगा होता है भाई 10 की पावर 6, इसका मतलब सही है भाई, बिल्कुल ठीक। हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल से हाई की तरफ, लो से हाई की तरफ जाना है, ठीक है। तो -12 कम ही है और +6 जो है वो उससे आई है। नेक्स्ट है किलो। भाई किलो होता है 10 की पावर +3। किलो ने काम ख़राब कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना था। तो +6 के बाद कोई बड़ा आना चाहिए था, शायद गीगा आ जाता +9 तो फिर सही हो जाता। तो इसका मतलब है कि ये वाला आंसर तो हमारा निकल गया। अब हम लोग चेक लगाते हैं दूसरे आंसर पे। भाई दूसरे आंसर में देखें, पहला वर्ड है पीको। पीको मैंने आपको बता दिया -12 है, सही है भाई, -12। माइक्रो -6 है भाई, ठीक है, -6 बड़ा ही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। मेगा +9 है, सॉरी +6 है, ठीक है, गीगा +9 होता है, ये +6 है, और गीगा जो है वो +12 है। तो इसका मतलब ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, लो से हाई की तरफ। -12 से बड़ा -6, -6 से बड़ा +6, +6 से बड़ा +12। तो भाई दूसरा ऑप्शन बेटे ये आपके पास बीटा आ गया। अब इंटरेस्टिंग बात, आपने टाइम बचाना होता है। कुछ बोथ का ऑप्शन तो है नहीं कि भाई बोथ ए एंड बी होता तो आप किसी और में भी ढूंढते। अब देखें बीटा हमारा आंसर आ गया तो हमें बाकी आंसर्स को कतन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास जो सही ऑप्शन है उसकी प्रीफिक्सेस लिखनी है,
ठीक है। पिको -12 है, माइक्रो -6 है, मेगा +6 और गीगा +9 है, ठीक है। सॉरी मैंने गीगा 12 बोल दिया, ठीक है। तो ये गीगा +9 है, तो राइट आंसर जो है वो हमारे पास बीटा हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये सिंपल फार्मूला है V = F लैम्डा, ठीक है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन से लिया गया UHS 2013 का पेपर। तो F = V/λ हो जाएगा। बस इसको बेसिक फार्मूला देखना है आपने फोर्स का और आप सोल्यूशन में पहुंच जाओगे। लें जी, नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द बेस यूनिट्स। भाई किसके बेस यूनिट्स ये वाले होंगे? तो मैंने बोला अगर आप ट्रिक सीख लोगे ना तो बहुत आसानी रहेगी। कुछ चीज़ों को याद कर लें। भाई वेट क्या है? फोर्स ही है ना। तो फोर्स आप लोग सीख चुके हो। फोर्स जो है दैट इज़ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो भाई ये तो उसने लिखा नहीं हुआ, इसका मतलब है ये हमारे चॉइस से निकल गया। नेक्स्ट प्रेशर पे चेक लगा लेते हैं, ठीक है। याद भी कर सकते हो आप, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना आपको देख के पता चल जाएगा कि ये वाला जो है वो पावर के बेस यूनिट्स हैं। तो बहरहाल प्रेशर पे चेक लगा लेते हैं। प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो भाई हो गया ये भी फोर्स के होंगे बेटे। देखिएगा अगर नहीं भी पता कोई इशू नहीं है, टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एरिया के होंगे बेटा मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाएं। सो दिस वन विल बी द किलोग्राम मीटर -1 हो जाएगा और सेकंड -2 हो जाएगा। भाई ये वाला तो नहीं है, सेकंड के साथ -3 आ रहा है, ये भी हटा दें। नेक्स्ट पावर पे आ जाएं। भाई पावर की हम लोग बात करेंगे तो वर्क ओवर टाइम है, ठीक है। वर्क मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि दिस इज़ द किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। और टाइम का एक और सेकंड इसको ऊपर ले जाए तो एक और माइनस होगा, तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3। सो द राइट आंसर विल बी द पावर। तो यहाँ पे राइट आंसर पावर आ जाएगा जी। सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जी, बस मैंने पावर को सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए, आसानी हो जाएगी। चलें 2013 पे आ गए जी हम लोग। मैंने आपको बताया था चार्ज को याद कर लोगे तो फिर से आसानी रहेगी। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा उसने बता दिया 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है, बेस यूनिट्स में कैसे लिख सकते हैं? तो एक तो हमें दो काम करना है, एक तो माइक्रो प्रीफिक्स ढूंढनी है कि इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, और कूलम के बेस यूनिट क्या लिख सकते हैं। तो बेटे 5 माइक्रो कूलम है आपके पास, तो 5 माइक्रो की जगह बोलो क्या लिख सकते हैं, -6 लिख सकते हैं। आप लोगों को प्रीफिक्सेस भी याद कर लेनी है। और कूलम की जगह भाई अब ना बोलिएगा, ठीक है, कि भाई हमें नहीं पता, भाई आपको पता होना चाहिए। कूलम की जगह जो है वो एम्पेयर सेकंड आ जाएगा। तो ये 5 × 10⁻⁻⁶ एम्पेयर सेकंड। राइट आंसर देख लें जी क्या बन रहा है हमारे पास, ठीक है। बीटा राइट आंसर बन जाएगा। सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। लें जी, चार्ज को बस सीख लें, बेस यूनिट्स में एम्पेयर सेकंड लिखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, रेडियन यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन डिग्रीज। भाई आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आपने पढ़ा है, डिग्री रेवोल्यूशन, ठीक है। आप लोग उसको रेडियन में, डिग्री में, रेवोल्यूशन में मेजर कर सकते हो। तो हाउ मैनी रेडियंस आर इक्वल टू द 1 डिग्री। तो इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं है। आपको पता है अगर एक कंप्लीट रोटेशन हो तो अगर हम लोग एंगल देखें रेडियन में कितना बनेगा, तो आप लोग बोलोगे 2π रेडियन, और डिग्री में बेटे कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री। लें जी, ये 360 डिग्री बन गया। अब वो आपको बोल रहे हैं हाउ मैनी रेडियंस आर इक्वल टू 1 डिग्री। यहाँ से आप रेडियन में डिग्रीज भी निकाल सकते हो, डिग्री में रेडियन भी निकाल सकते हो। तो बोल रहा है 1 डिग्री में कितने रेडियन हैं, इसका मतलब है आपको 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये डिग्री को इधर रहने दें, 360 को इधर डिवाइड कर लें, तो जो 1 डिग्री की वैल्यू आएगी बेटे दैट विल बी इक्वल टू 2π रेडियन ओवर 360। तो 360 को जब हम 2 से कटिंग करेंगे तो π/180 आ जाएगा, ठीक है। नीचे 180 बचेगा आपके पास। तो जो राइट आंसर आएगा वो π/180 रेडियन आ जाएगा। तो π/180 रेडियन वाला ऑप्शन देख लें, ठीक है। यहाँ से ज़रूरी नहीं है, और ये वैल्यू भी याद कर लीजिएगा बेटे। π/180 को सॉल्व करके देखेंगे ना, तो ये जो आंसर आएगा ना वो 0.01745 रेडियन। ये मैं लिख देता हूँ आप लोगों को आसानी के लिए, ठीक है। ये कन्वर्जन का तरीका सीख लें। 2π रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है, वहाँ से भले रेडियन की वैल्यू पता लगा लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं पहले आंसर देख लूँ, ये आ रहा है
ये हमने सोल्यूशन देख लिया। तो बेटे ये बेसिक फार्मूला अगर आपने सीख लिया ना, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ 1 डिग्री की वैल्यू पता लगाओ, चले मैं 1 डिग्री के लिए लिखने जा रहा हूँ। तो 1 डिग्री अभी हमने सॉल्व भी किया, 2 पाई रेडियन ओवर 360 आ गया। तो पाई ओवर 180 आ गया, या तो पाई ओवर 180 या पाई ओवर 180 को सॉल्व करोगे ना, सो दिस विल बी द 0.01745 रेडियन। ये याद कर लीजिएगा, ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। और फिर से बेटे इसको छोड़ें, आपको इसी इक्वेशन में पूछे कि भाई 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है। तो बेटे यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू पता लगा लो, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है। तो 1 रेडियन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 360 ओवर 2 पाई रेडियन। ओके, तो भाई ये 180 डिग्री ओवर पाई भी आंसर हो सकता है, या सॉल्व करके देखोगे बेटे 57.3 डिग्रीज, ये आपने वैसे फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। तो ये दो चीज़ें याद कर लें, कन्वर्ट बस बेसिक फॉर्मूला याद कर लें, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और वहाँ से आप लोग राइट आंसर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। विच इज़ द हाईएस्ट पावर मल्टीपल, तो ये भी प्रीफिक्सेस याद करनी है जी, बस टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं जी। आपको ढूंढना है सबसे बड़ा प्रीफिक्स कौन सा है। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर आएगा टेरा, क्योंकि टेरा प्लस 12 है, गीगा प्लस 9 है, मेगा जो है वो प्लस 6 है, और डेका जो है वो प्लस 10 है। तो बस ये प्रीफिक्सेस, डेका आपके टेबल में नहीं दिया हुआ, ये याद कर लीजिएगा भाई, डेका प्लस 10 है। तो बस हाईएस्ट ढूंढना है तो वो टेरा ही आ रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। ऐसा यूनिट ऑफ द चार्जेस, भाई बेस यूनिट नहीं पूछ रहा बेटे, चार्ज का यूनिट ऐसा यूनिट पूछ रहा है। तो ऐसा यूनिट में चार्ज को आपको पता है कूलॉम में मेजर करते हैं, राइट आंसर 40 हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ बड़े सिंपल क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, लेकिन ये पहले आते रहे हैं, ठीक है। 2010 2008 में सिंपल क्वेश्चंस होते थे, बट अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आना शुरू हो गए, ठीक है। तो इस वजह से मैंने मोस्ट रिसेंट जो पेपर है उनको पहले रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जी, फिर से वही बात आ गई, ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेस यूनिट नहीं पूछ रहा भाई, ऐसा यूनिट पूछ रहा है। तो इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है भाई, फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ए है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेटे आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, ठीक है। मज़ीद आसानी कर दूँ, यहाँ पे आ गया एरिया। देखिए फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, चार्ज को कूलॉम में, तो न्यूटन पर कूलम आ गया। और एरिया की जगह में बोलो क्या लिख सकते हैं, यूनिट्स मीटर स्क्वायर, तो ये बनेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बन रहा है 40 ऑप्शन। तो बस सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है जी। बेस यूनिट नहीं पूछा बेटे, बेस यूनिट में पूछता तो फिर आप लोगों को न्यूटन को भी कन्वर्ट करना पड़ता और चार्ज कूलॉम को भी कन्वर्ट करना पड़ता। न्यूटन की जगह पे आप लोग लिखते किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चार्ज की जगह में लिखते एम्पेयर सेकंड, सॉल्व करते तो बेस यूनिट्स भी पूछ सकता था, बट उसने सिंपली यूनिट्स पूछे हुए हैं, बेस यूनिट्स पूछे नहीं हुए, तो हमें सिंपल फार्मूला ढूंढ के यूनिट्स पुट कर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फोर्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स इज एक्सप्रेस्ड एज, इसमें अब टाइम नहीं लगाएंगे भाई, बस आंसर की तरफ जाएंगे, एफ इज़ इक्वल टू एम में, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। द यूनिट्स ऑफ ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आर, भाई आपको ई के यूनिट्स बताने हैं, ठीक है। तो बेटे आप लोग राइट साइड से बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, एम सी स्क्वायर से। एम देख लें क्या है, मैस है, बोलो मैस के यूनिट्स क्या लिख सकते हो, किलोग्राम, सही है। ओके, सी क्या है, स्पीड है, स्पीड के यूनिट होंगे मीटर पर सेकेंड। तो बोलो जब इसका स्क्वायर लेंगे, ये बड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, जब नेगेटिव का स्क्वायर लेंगे तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस विल बी द किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर की पावर आ जाए तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो -1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 ही आएगा। तो ये बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, ठीक है। हम लोग आंसर पे अभी तक पहुंच गए, हमें राइट आंसर 40 लग रहा है, लेकिन अब मसला आ गया एक, उसने बोथ बी एंड सी कह दिया है, इसका मतलब है बीटा को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बोथ बी एंड सी वाला ऑप्शन आ रहा है। तो बीटा को चेक करते हैं भाई, बीटा को चेक लगाते हैं हम लोग, न्यूटन, चले मैं बीटा आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, न्यूटन इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
भाई बोलो, न्यूटन की जगह बेटे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई एफ इज इक्वल टू एम में मैस के किलोग्राम, एक्सलेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बाकी बचा बच्चों, जो बाकी यहाँ से बचा हुआ था, साथ में क्या बचा था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर साथ में वैसे ही बचा था। तो अब क्या करो, इनको मिला लो, दिस विल बी द किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बच्चे इतना सॉल्व करने के बाद कहेंगे हाँ सर ये भी तो वैसा ही आ रहा है। भाई नहीं नहीं, सेकंड -2 और -2 सेकंड कितना आएगा, -4। तो ये गलत है, पहला आया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकंड -2 आया था, बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। इसका मतलब है ये वाला आंसर नहीं बनेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 40। ठीक है, तो बस एनर्जी को बेस यूनिट में लिख लेना है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ई कैट पास पेपर्स में भी काफ़ी दफ़ा आया क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हुआ। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, ऑप्शन अल्फ़ा है डिस्टेंस, बीटा है टाइम, चार्ली है इंटेंसिटी ऑफ लाइट और डेल्टा है वेलोसिटी। तो बेटे लाइट ईयर की तरफ हम लोग बात करते हैं। व्हाट इज़ द लाइट ईयर, नूरी साल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। भाई एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको लाइट ईयर बोलेंगे। इसका मतलब है ये लाइट का कवर करदा डिस्टेंस है। तो फिर बेटे लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट हुआ, भाई डिस्टेंस का यूनिट हो गया। ये तो आंसर मिल गया। दो चीज़ें याद कर लें, एक तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू भी देख लें कि एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सो ये 9.45, ये ऑलमोस्ट 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर, ये लाइट इतना एक साल में डिस्टेंस कवर करती है। ये वैल्यू भी याद कर लीजिएगा, आपकी बुक का पहला न्यूमेरिकल है। और लाइट ईयर जो है उसको बाज़ औक़ात अगर पूछा जाए किस चीज़ का यूनिट है, तो बच्चों ये डिस्टेंस का यूनिट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द UHS पास पेपर फ्रॉम द टॉपिक नंबर 1 मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट के टॉपिक में जितने भी UHS के पास पेपर्स आए हुए हैं वो हम लोगों ने आज डिस्कस किए। तो नेक्स्ट अगर आप लोग टॉपिक वाइज पास पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह आपको वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वो भी आप लोग चेक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। चैनल नेम इज़ टॉप स्पॉट फिज़िक्स, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप लोगों को जो है वो जैसे ही नई वीडियोज़ अपलोड हों तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। कमेंट सेक्शन में बेटे अगर कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ है तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।